नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सोनू कोचिंग सेंटर में। पिछले वीडियो में आप लोगों को रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक पर हमने फोकस किया था और ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम अपने श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, किस अंग से होता है, इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं मानव में श्वसन की प्रक्रिया यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्यारे दोस्तों, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन के बाद से हमारे बॉडी को इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि केवल न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होने से हमारे बॉडी को ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्राप्त हो जाती है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है। एनर्जी का रिक्वायरमेंट तभी होता है जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और इसमें क्या होता है, किन गैसों का आदान प्रदान होता है, कौन सी गैसें ली जाती है और कौन सी गैसें छोड़ी जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन अंगों से मिल करके बना होता है, इस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अपने सिर में उपस्थित यानी कि अपने जो सिर का अगला हिस्सा होता है इसमें हमारे नाक पाए जाते हैं, मुंह पाया जाता है और यही दो अंग है जहां से हम हवा को बाहरी वातावरण से अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुंह से सांस लेना हानिकारक है, क्योंकि वातावरण में उपस्थित तमाम तरह के धूल के कण, बैक्टीरियाज, ये सारी इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी जो कि नुकसानदायक होगा। इसलिए नाक से सांस लेना अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। तो हम जानेंगे कि नाक से जब हम सांस लेते हैं तो हवा किन रास्तों से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करती है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, श्वसन क्रिया में वातावरण से ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और जो सांस छोड़ी जाती है यानी कि जो हवा शरीर से बाहर निकाली जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले होता है नासा द्वार यानी कि नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल हिंदी में इसे नासा द्वार कहेंगे। ये हमारे चेहरे के सामने की तरफ जो नाक पाई जाती है इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इन्हीं छिद्रों से होकर के बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। नासा द्वार से जब यह ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहले इस गैस को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर गर्म किया जाता है, यानी कि नाक के जो भी कैविटीज होते हैं उन कैविटीज में जो ऑक्सीजन ली जाती है वातावरण से उसको शरीर के तापमान के बराबर गर्म किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एयर का फिल्ट्रेशन भी होता है। एयर फिल्ट्रेशन के लिए हमारे नाक में यानी कि नासा गुहा के अंदर ब्रसल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि वातावरण से आए ऑक्सीजन के साथ धूल के कणों को सफाई कर देते हैं, रोक देते हैं बाहर ही। इसके बाद नाक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लसीला पदार्थ पाया जाता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस या म्यूसिलेज, यह चिपचिपा होने के साथ साथ वायु में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको अपने में चिपका लेता है और नाक के अंदर नहीं जाने देता है। तो इस तरह से फ्रेश एयर
हमारे नाक के अंदर प्रवेश करती है। और तीसरा जो मुख्य इम्पोर्टेंट है, हमारे नाक की जो नलियां हैं वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिसके कारण वायु के साथ जाने वाली अशुद्धियां इन टेढ़े मेढ़े मार्गों में फंस करके रुक जाती हैं। इसके बाद से वायु आगे की तरफ बढ़ती है और ये फायरिंग्स में प्रवेश करती है। फायरिंग्स यानी कि ग्रसनी। यह वो हिस्सा होता है जिसमें हमारे मुख गुहा से जो नली निकलती है, अंदर के तरफ प्रवेश करती है, वह नली और जो श्वास नली है, ये दोनों आकर के इस अंग में ज्वाइंट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसके बाद से यह नली आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर मिलता है लैरिंग्स यानी कि इसको हम कंठ के नाम से भी जानते हैं। कंठ क्या होता है? यहीं पर स्वर यंत्र पाया जाता है, जहां पर हवा के घर्षण के द्वारा प्रत्येक जीव विभिन्न प्रकार के आवाज उत्पन्न करता है। यह आवाज एक दूसरे के कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है तथा अपने कम्युनिटी की एक पहचान को भी बतलाता है। इसके बाद से यह वायु आगे प्रवेश करती है और ये श्वसन नली यानी कि रेस्पिरेटरी ट्यूब से होते हुए आगे जाती है। रेस्पिरेटरी ट्यूब, श्वसन नली, यह एक लंबी नली होती है जो ग्रास नली के पैरेलल चलती है, यानी कि भोजन की जो नली होती है और श्वास नली, ये दोनों नलियां एक दूसरे के पैरेलल चलती है। इसके बाद से यह पहुंच जाता है श्वसनी यानी कि ट्रैकिया में। वायु श्वसन नली से ट्रैकिया में जाता है। इसके बाद से ब्रोंकाई, यहाँ पर चित्र दिखलाया गया है, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये नजल पासेज है जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला छिद्र होता है, जहां से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसके बाद से ये माउथ कैविटी दिखलाया गया है और ये दोनों ट्यूब्स आ करके यहाँ पर ज्वाइंट हो रही हैं फायरिंग्स में। इसके नीचे यहाँ पर एक चौड़ा भाग है जिसमें स्वर यंत्र यानी कि कंठ होता है, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। और यह नीचे रीब की तरह से यानी कि छल्लेदार संरचना पाई जाती है और इनकी संख्या गले में 7 होती है, यानी कि 7 छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, जिनको हम लैरिंग्स कहते हैं। इसके बाद से ये नीचे जाने पर 2 लंग्स होते हैं। चेस्ट रीजन में 2 लंग्स पाए जाते हैं और ये जो लैरिंग्स के बाद से जो ट्यूब है ये 2 भागों में पहले डिवाइड हो जाती है और दोनों फेफड़ों में चली जाती है। फिर ये फाइनली डिवाइड होकर के बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। और अंदर की संरचना पर हम यदि फोकस करें तो मनुष्य का फेफड़ा एक स्पंजी मसल्स का बना होता है। ये एक विशेष प्रकार के मसल्स होते हैं जो काफी फैल सकते हैं और इसमें पाई जाने वाली ये जो एयर कूपिकाएं हैं एल्वियोली, इनको यदि पूरी तरह से फैला दिया जाए तो टोटल इसका जो एरिया होगा वो 80 स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाता है। तो इतना बड़ा एरिया वाला जो ये कूपिका है, एल्वियोली है, इसको छोटे से जगह में स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि हमारे लंग्स में ये सारी चीजें पाई जाती हैं जहां पर वातावरण से ली गई ऑक्सीजन का उपयोग होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एल्वियोली के साथ साथ वेन्स और आर्टरीज को दिखलाया गया है, यानी कि ये दोनों प्रकार के ब्लड को सप्लाई करने वाले जो ट्यूब्स होते हैं ये सीधे एल्वियोली से अटैच होते हैं। इसमें यहाँ पर एल्वियोली वो अंग होता है, वो भाग होता है लंग्स का जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा जो ली गई ऑक्सीजन होती है या सीधे ब्लड कैपिलरीज को जाती है और ब्लड कैपिलरीज से आई हुई जो CO2 होता है वो सीधे एल्वियोली
में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और एल्वियोली के थ्रू ये सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए हमारे नॉस्ट्रिल या नजल पासेज के द्वारा एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है और इसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे। इसके बाद से यहाँ देखेंगे ब्रोंकाई के बाद से यह सीधे लंग्स में चला जाता है, यानी कि फेफड़े। लंग्स के बाद से एल्वियोली, इसके बाद से यह ब्लड वेसल्स, एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो ये आपका एक डायग्राम है जिससे यह पता चलता है कि ऑक्सीजन किन मार्ग से या किन रास्तों से ट्रेवल करके हमारे बॉडी के ब्लड सिस्टम तक जाता है और ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे सेल्स के इंटरनल पार्ट में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि टिश्यू सिस्टम में छोड़ दिया जाता है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। और यही वो जगह है जहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज की बर्निंग होती है और एनर्जी रिलीज होती है तथा CO2 डिस्चार्ज होता है। तो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है यह एक तरह से ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी को डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया है, यानी कि पूरी प्रक्रिया श्वसन की ऐसी है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की का रिक्वायरमेंट होता है वो श्वसन की प्रक्रिया से ही कंप्लीट होता है। और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, तो पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि जो भी पाचन की प्रक्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो साधारण कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसी ग्लूकोज के बर्निंग से यहाँ पर एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जो श्वसन की प्रक्रिया है ये हमारे बॉडी में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो मैकेनिज्म है इसमें दो क्रियाएं होती हैं। एक तो जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो चेस्ट रीजन है वो फूलने लगता है। और फूलेगा क्यों नहीं, इसलिए कि जो फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, इनका आकार जो होता है यानी कि शेप ये बड़ा होने लगता है। जब शेप बड़ा होगा तो ये डायाफ्राम को पुश करते हैं और डायाफ्राम का मूवमेंट नीचे की ओर होता है तथा इनकी साइज, जो लंग्स की साइज है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम इनहेलेशन कहते हैं या सांस लेने की प्रक्रिया। ठीक है, एक्सहेलेशन दूसरी जो प्रक्रिया है एक्सहेलेशन, यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं उसी के साथ साथ कुछ देर के बाद से हम सांस छोड़ते भी हैं, क्योंकि मनुष्य श्वसन की प्रक्रिया में 1 मिनट में 15 बार सांस ले सकता है और छोड़ सकता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया को इनहेलेशन कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, और एक्सहेलेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से डिस्चार्ज करते हैं। तो इनमें क्या होता है इस मैकेनिज्म को हम यहां समझेंगे। इनहेलेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनहेलेशन एवं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, इनका मतलब होता है अंदर, यानी कि इसमें इस प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को वातावरण से अंदर लेते हैं। तो इसमें कौन सी
प्रक्रिया होती है और बॉडी में क्या क्या चेंजिंग होती है इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि हमारे जो चेस्ट रीजन है ये एक्सपेंड करता है यानी कि फैलता है, और इसमें जो रिब्स होते हैं वो लिफ्ट अप करते हैं, यानी कि जो चेस्ट रीजन में जो हड्डियां पाई जाती हैं रिब केज का आकार बड़ा होने लगता है और ये बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, इसको रिब लिफ्ट अप कहेंगे। डायाफ्राम जो होता है इसमें फ्लैट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायाफ्राम का यहाँ पर शेप जो है कर्व लाइक दिखलाया गया है। ये पूरी तरह से जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है लंग्स का तो यह फ्लैट हो जाता है। इसके बाद से लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। फिर एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में थोरैकिक कैविटी में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर सिकुड़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने लंग्स से बाहर डिस्चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे लंग्स की जो साइज है वो डिक्रीज होने लगती है और रिब मूव्स डाउनवर्ड, यानी कि हमारे जो चेस्ट रीजन की हड्डियां हैं या रिब केज है वो डाउनवर्ड यानी कि अंदर की ओर जाने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। लंग्स का वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज होने लगता है। तो ये सब प्रवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद से हम जानते हैं कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की जो दो प्रक्रियाएं होती हैं इनको हम एक एरो के माध्यम से समझ सकते हैं कैसे यह प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि नंबर 1 ये इनहेलेशन की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो एयर से ऑक्सीजन को लिया जाता है यानी कि रिच इन ऑक्सीजन। O2 यह प्रक्रिया कहां पर होती है, तो यह एल्वियोलस में होती है। एल्वियोलस जो कि सीधे ब्लड वेसल्स से अटैच होता है। तो यहां से ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का कण पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, यह एक लौह कण युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के साथ टेम्पोरली बाइंड होकर के एक अस्थायी कंपाउंड यानी कि अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ टिश्यू में ले जाकर के डिस्चार्ज कर दिया जाता है जो कि सेल्स के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन में यूज कर लिया जाता है। इस O2 को टिश्यू में डिस्चार्ज कर लिया जाता है। O2 is released in tissue। यहां पर आपकी पूरी प्रक्रिया इनहेलेशन की समाप्त हो जाती है। इनहेलेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचा दिया जाता है और टिश्यू में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो इस रिएक्शन को आप लोग समझ सकते हैं। देखें C6H12O6 प्लस 12O2 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। यह वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एनर्जी रिलीज होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है जो सेल्स के अंदर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर एंड एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। दूसरी जो प्रक्रिया है एक्सहेलेशन की, तो एक्सहेलेशन में क्या होता है? एक्सहेलेशन में जो टिश्यूज यानी कि सेल्स में बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सबसे पहले इसको लिया जाता है यहाँ पर CO2 फ्रॉम टिश्यू, CO2 फ्रॉम टिश्यू। फिर यहाँ से CO2 रिलीज्ड कर दिया जाता है किसमें? ब्लड में। CO2 रिलीज्ड इनटू ब्लड, और ब्लड के थ्रू यह डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में, और इसके बाद से यह ब्लड वेसल्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से होते हुए या एल्वियोलर सैक में इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। CO2 released in alveolar sac, alveolar sac के थ्रू यह CO2 नोस्ट्रिल के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है। CO2 नोस्ट्रिल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पथवे हमने मैकेनिज्म्स के माध्यम से सिंपल तरीके में हमने समझ लिया कि ऑक्सीजन कैसे इनहेलेशन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है, और एंटर करके यह टिश्यूज तक पहुंचा दिया जाता है। टिश्यूज के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज की बर्निंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड वेसल्स के थ्रू नोस्ट्रिल तक पहुंचा दिया जाता है, और नोस्ट्रिल के माध्यम से हम इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह की यह पूरी प्रक्रिया जो है हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन की है। इसके मैकेनिज्म को हमने समझा। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।